हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में कल जो है हमारा जो 3rd चैप्टर दिया हुआ है वितान बुक में, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव, और उसके लेखक कौन है? ओम थानवी जी। कल जो है मैंने आपको इस पाठ के सार के बारे में बताया था कि हम इस पाठ के बारे में क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अभी भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत में ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। अभी से यहाँ मतलब क्या है कि वर्तमान समय भी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जो है 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित मतलब सही ढंग से, सुचारू ढंग से बसे हुए शहर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। परिपक्व का मतलब यहाँ क्या हुआ कि समृद्धि काल से है। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। मैंने आपको कल बताया था ना कि इसी काल में जो है तांबे का युग भी कहा गया है। यह सबसे उत्कृष्ट भी है। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांड यानी कि बर्तनों पर बने हुए चित्र भांड क्या होता है? बर्तन, मोहरे, साजो सामान मतलब साज सज्जा का सामान और खिलौने इत्यादि भी मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ है। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा में ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइनें बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मतलब हड़प्पा जो समय था, हड़प्पा का जो काल था, उस समय जो है रेल लाइनें बिछाने की कोशिश करी जा रही थी और वो उसी समय जो है विकास की ओर आगे बढ़ गया। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जैसे अब वर्तमान समय में किसी राज्य की कोई राजधानी है तो मोहनजोदड़ो के विषय में भी यही माना जाता है कि यह अपने समय में जो एक प्रकार की राजधानी रही होगी। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी और पूरा मोहनजोदड़ो जो है छोटे मोटे टीलों का आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की मिट्टी से बने हुए थे। तो हड़प्पा क्या है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान है, मतलब प्राचीन वस्तुओं का, जहां सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या बताया गया है? मुर्दों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो नाम है वो क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा हुआ है। तो आगे क्या है? ईंटों से धरती की सतह से जो है इसे ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उसे बचा जा सके। यानी कि सिंधु नदी के पानी का अगर फैलाव बाहर की तरफ आ जाता है तो उससे जो है वो बचा जा सकता है। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कें और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान जो है भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। अजायब घर किसको कहते हैं? म्यूजियम को। शहर जहाँ था अब भी वहीं है, यानी कि इसकी खुदाई में जो सामान मिला था वो अब कहाँ रख दिया गया है? अजायब घरों में। परंतु अभी भी ये शहर जो है उसी स्थान पर है। आप इसकी किसी भी दीवार पर
पीठ टिकाकर जो है सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडर ही क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा जो है सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस करते हैं। या शहर के किसी भी, यहाँ जो है लेखक ने एक कल्पना का प्रयोग किया है। और क्या वह है कि अभी भी शहर किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन को सुन सकते हैं। मतलब यहाँ जैसा लोगों का जीवन व्यतीत हुआ है उसके बारे में यहाँ लेखक ने वर्णन किया है, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ और अब आपको कहीं भी नहीं ले जा सकती हैं, कि यहाँ के जो रास्ते हैं, जो मकान हैं, जो मकानों के रास्ते हैं, वो अब आपको कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। ये जो है सिर्फ एक अवशेष मात्र में घूमने फिरने आने वाले लोगों के लिए बचे हुए अवशेष हैं। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे का क्या कहा गया है? बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद जो है जीर्ण शीर्ण यानी कि टूटी फूटी अवस्था का, एक कमज़ोर अवस्था का टीला बन गया है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप का आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। ये जो है आपका एक बौद्ध स्तूप का वर्णन हो रहा है कि कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, बौद्ध स्तूप की विशेषताएं बताइए। तो चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे हैं। 1922 में जब राखाल दास बैनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। तो राखाल दास बैनर्जी ने किसकी खोज की थी 1922 में? बौद्ध स्तूप की। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। इल्हाम का मतलब क्या होता है? अनुभूति होना, महसूस होना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज जो है विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता के देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो जो मिस्र और मेसोपोटामिया हैं वहाँ पर जो खुदाई होती थी उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले में एक सर्पिल पगडंडी मतलब सांप के आकार का रास्ता पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया, मतलब हम बिना पलके झपकाए जो है इसे देखते रहे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि नागर भारत का लैंडस्केप किसे कहा जाता है? बौद्ध स्तूप को। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना भी पढ़ सुन रखा हो, परंतु तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो, देखा अपनी आँखों से देखना होता है, बाकी सब आग झपकना होता है। जब तक हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से नहीं देख लेते वो सिर्फ हमारे लिए कल्पना मात्र रह जाते हैं। जैसे यात्रा अपने पाँव से चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था और दोपहर की धूप बहुत ही ज़्यादा कैड़ी थी। सारे आलम को
जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर वहीं खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी भी है। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंधु की धूप जो है चौंधियाती है, आँखों में चमक मारती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा सारे दृश्यों से रंग उड़ गए हों, मतलब काली काली तस्वीरें आएंगी। इससे एक फ़ायदा हुआ कि हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य ज़हन में ऐसे ठहरते मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो की सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इसे हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ भी कहते हैं, यानी कि इसे किसके नाम से जाना जाता है? गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र जो है अवस्थित होते हैं, चाहे राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे हुए थे। यहाँ का रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया था। मोहनजोदड़ो ने ही यहाँ का रास्ता दिखाया था। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इन्हें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार भी हैं, यानी कि प्रशासन से संबंधित जो है यहाँ पर कई सारी इमारतें देखने को मिलती हैं। यहाँ वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही माना जाता है, यानी कि धर्म पूजा स्थान, अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए यहाँ एक महाकुंड की भी स्थापना की गई थी। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप में बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनका उपयोग अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो की अनूठी यानी कि अनोखी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हैं, मगर शहर की सड़कें और गलियों का विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी जो है तिरछी और आड़ी है। आज के जो वास्तुकार है वो इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहर में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ आती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी जो बनावट है शहर के खुद विकासने को कितना अवकाश छोड़ती हैं, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। यानी कि जो नगरों का नियोजन है उसे लेकर जो है लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती थी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती थी। पूर्व में इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट है और कामगारों की बस्ती भी कहा जाता है। तो इसे जो क्या कहा जाता है, काम करने वाले लोगों की बस्ती कहा जाता है। इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। उनकी बस्तियाँ दूर रही होंगी। यह भी कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब
अब भी यह जो है बंद हो चुकी है। तो यहाँ जो है आपने बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ा, जिसे गढ़ भी कहा जाता है, और यहाँ पर आपने जो है नगर नियोजन के बारे में पढ़ा कि जो वर्तमान समय में नगर नियोजन, नगर व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के समय की ही है। मतलब 100 सालों तक खुदाई करने के बाद भी जो है हम इसके 1/3 हिस्से पर ही अभी तक खुदाई कर पाए हैं।